तो महागठबंधन की तरफ से तो लगभग फाइनल है कि कांग्रेस ही लड़ेगी और संतोष मिश्रा ही प्रत्याशी होंगे। लेकिन एनडीए गठबंधन में बड़ा घमासान मचा हुआ है। करगहर विधानसभा से पहली बार हो रहा है कि कोई महिला प्रत्याशी नीलम पटेल जो है वो चुनावी रण में है, मतलब मैदान में उतरी हुई है, कुर्मी जाति से है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। यहाँ एक व्यक्ति का नाम लेना बड़ा जरूरी है, रामधनी सिंह। रामधनी सिंह को जो रोहतास के लोग हैं वो जानते होंगे। रामधनी सिंह दिनारा से 4 बार विधायक रहे थे, मतलब उस इलाके में उनका एक रॉबिन हुड वाला छवि था। जो नाम मैंने आपके सामने रखे, चाहे वशिष्ठ सिंह कह लीजिए, आलोक सिंह कह लीजिए, बद्री भगत कह लीजिए, दिनेश राय कह लीजिए, इनमें से अगर किसी को टिकट मिलता है तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, बाकी जो बागी प्रत्याशी हैं मैदान में उतर जाते हैं और चुनाव का समीकरण खराब हो जाता है। हालांकि एनडीए से वीरेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी का लड़ रहे थे, वशिष्ठ सिंह जेडीयू से लड़ रहे थे महागठबंधन से, शमीम अहमद लड़ रहे थे, 24,000 वोट ला दिए, आलोक सिंह निर्दलीय लड़के 27,000 वोट ला दिए, खूब पैसा खर्च किया गया था उस चुनाव में। दोस्तों हम लगातार विधानसभाओं पर चर्चा कर रहे हैं, मतलब अलग अलग विधानसभा का विश्लेषण लेकर आ रहे हैं कि कौन सी सीट का क्या समीकरण है, जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, और साथ ही साथ कौन कौन से वो प्रबल दावेदार हैं जो मैदान में ताल ठोक रहे हैं टिकट के लिए अपनी अपनी पार्टियों से, मतलब अलग अलग पार्टियों से। अब आज का चर्चा हमारा करगहर विधानसभा पर होगा। करगहर रोहतास जिला का सीट है, सासाराम लोकसभा का सीट है, और 2008 का जो परिसीमन हुआ उसके बाद ये सीट अस्तित्व में आया। उसके पहले दिनारा विधानसभा जो इसके सटा हुआ इलाका है, सटा हुआ विधानसभा है, चेनारी विधानसभा कह लीजिए, सासाराम विधानसभा कह लीजिए, रोहतास जिला जो शाहबाद का इलाका है उसका ये सीट है। तो 2008 में जो परिसीमन हुआ उसके बाद चेनारी से, यानी चेनारी विधानसभा से और दिनारा विधानसभा से कट के ये अस्तित्व में आया। अब यहाँ एक व्यक्ति का नाम लेना बड़ा जरूरी है, रामधनी सिंह। रामधनी सिंह को जो रोहतास के लोग हैं वो जानते होंगे। रामधनी सिंह दिनारा से 4 बार विधायक रहे थे, मतलब उस इलाके में उनका एक रॉबिन हुड वाला छवि था। जब भी चुनाव लड़े चुनाव जीते। अब 2010 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, पहले आप ये जान लीजिए कि करगहर विधानसभा जो बना, करगहर विधानसभा में 15 पंचायत कोचस का है, 20 पंचायत करगहर का है, और 5 पंचायत जो शिव सागर का इलाका है, जो शिव सागर का बेल्ट है, उसके भी 5 पंचायत को इसमें जोड़ा गया। तो 40 पंचायतों को जोड़कर करगहर विधानसभा बनता है। अब तक वहां दोस्तों 3 बार चुनाव हो चुका है, 2010 में, 2015 में और 2020 में। 2020 में वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, और त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए हो गया था क्योंकि वहां पर बहुजन समाज पार्टी के टिकट से रामधनी सिंह के जो बेटे हैं वो मैदान में उतर गए। ये भी आपसे हम बताएंगे विस्तार से। लेकिन रामधनी सिंह के बारे में आप जान लीजिए कि उन्होंने इस विधानसभा से पहली बार 2010 में चुनाव लड़ा और चुनाव जीते भी। हालांकि देखिए उस समय भी उनका उम्र अच्छा खासा हो रहा था, लेकिन चूंकि नया नया सीट बना था और करगहर में जदयू को अपनी पार्टी में जो वहां का संगठन है उसमें मजबूती पाना था, तो रामधनी सिंह को नीतीश कुमार ने टिकट दिया। और 2010 में नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस कैसा रहा था ये बताने की जरूरत नहीं है। एनडीए बिहार के लगभग 200 से ऊपर सीटों पर फतह पाई थी। तो 2010 में जो पहला चुनाव हुआ था दोस्तों उस समय, और देखिए वहां का अगर हम जातीय समीकरण पहले आपको बताते हैं, फिर हम आएंगे कि वहां पर किन किन चुनावों में क्या हुआ था और फिर कौन कौन से इस बार के प्रत्याशी हैं जो प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। एक बात यहां पर मैं जोड़ना चाहूंगा, ये सीट एनडीए में सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड का है। हालांकि देखिए यहां पर आरएलएसपी भी चुनाव लड़ चुकी है, आरएलएसपी भी चुनाव लड़ चुकी है, हम बताएंगे उसके बारे में। लेकिन पहले आप जानिए वहां का जातीय समीकरण। जदयू का सीट है, बीजेपी यहां पर कभी ना हाथ पैर मारती है और ना उसे इसकी जरूरत है। कई सीट, जैसे बिहार का आप बेलसंड सीट पकड़ लीजिए, सीतामढ़ी का बेलसंड सीट जब से है तब से वहां पर सुनीता सिंह चौहान लगातार चुनाव जीतते आए, और जेडीयू का ही वो सीट माना जाता है। वहां पर बीजेपी का ना संगठन वैसा मजबूत है, ना कोई इतना बड़ा चेहरा है। वही गुणागणित करगहर विधानसभा में बैठता है। तो जातीय समीकरण पर दोस्तों अगर हम नजर डालें तो कुर्मी बाहुल्य इलाका है, कुर्मी बाहुल्य इलाका है। जी हाँ, नीतीश कुमार की जाति के सर्वाधिक वोटर्स उस इलाके में पाए जाते हैं। करगहर विधानसभा की बात करें तो वहां पर 65,000 कुर्मी है, और दूसरे नंबर पर जो आता है जाति वो ब्राह्मण जाति है। और इसीलिए संतोष मिश्रा जो कांग्रेस से वहां के मौजूदा विधायक भी हैं, वो वहां से चुनाव जीते थे। तो संतोष मिश्रा ब्राह्मण है, ब्राह्मण का 40,000 आबादी है, और ब्राह्मणों के जितना ही वहां पर रविदास जाति जो है, चमार जाति, उनकी वोट की संख्या है करीब 40,000 के आसपास। इसके अलावा दोस्तों यादव भी वहां 30,000 है। इसके अलावा अन्य जो
अनुसूचित जाति में जातियां हैं, पासवान कह लीजिए, मांझी कह लीजिए, वो भी जोड़ जाकर 40,000 के आसपास हैं। और राजपूत की अगर बात करें तो 12,000 यहां पर राजपूत वोटर्स भी हैं कराघर में, क्योंकि दिनारा सटा हुआ इलाका है और दिनारा राजपूत बाहुल्य माना जाता है। तो जो दिनारा के साइड से जो बॉर्डर शेयर होता है, वो जो पूरा वहां करीब 3-4 पंचायत है, वहां पर अच्छी खासी संख्या में राजपूत भी पाए जाते हैं। चलिए, ये हुआ जातीय समीकरण। लेकिन जातीय समीकरण देखकर आपको क्या लग रहा है? मारामारी तो होगी वहां पर। जिस सीट पर, जिस एक विधानसभा सीट पर 65 से 70,000 सिर्फ कुर्मी वोटर हैं, और कुर्मी इन दिन कितने एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, खासकर नीतीश कुमार के उदय के बाद, बताने की जरूरत नहीं है। उनका एक दबदबा है, हर सीट पर उनका दबदबा है। तो कराघर विधानसभा में कुर्मी बाहुल्य है। चलिए, अब दोस्तों 2010 हमको चलना होगा, क्योंकि रामधनी सिंह की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह जानना होगा कि 2010 में दरअसल हुआ क्या था। देखिए, 2010 में लोजपा लड़ी थी जेडीयू के खिलाफ, और जेडीयू से रामधनी सिंह चुनाव लड़ रहे थे। और रामधनी सिंह के खिलाफ शिव शंकर कुशवाहा जो है, शिव शंकर कुशवाहा, ये लोजपा से चुनाव लड़े थे और बड़ी आसानी से, मतलब बहुत मेहनत भी नहीं करना पड़ा था। रामधनी सिंह का एक छवि भी था, नीतीश कुमार का भी उस समय बहुत तगड़ा छवि था, तो उस बदौलत आराम से रामधनी सिंह वहां से चुनाव जीत गए, जबकि उनका उम्र उस समय भी ज्यादा हो रहा था। लेकिन नीतीश कुमार ने कंसिडर किया और उनको टिकट दिया। अब आते हैं दोस्तों 2015 में बदलाव हुआ। नीतीश कुमार तब तैयार नहीं थे रामधनी सिंह को टिकट देने के लिए। 2015 में क्या हुआ था? बिहार में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, नीतीश कुमार उसके हिस्सा थे लालू प्रसाद यादव के साथ। तो वशिष्ठ सिंह, देखिए बहुत बड़ा नाम है उस इलाके के लिए, चूंकि विधायक रह चुके हैं। 2015 में दोस्तों वशिष्ठ सिंह जेडीयू से लड़े, और आरएलएसपी से, मैंने कहा ना कि आरएलएसपी का भी वहां पर दबदबा देखने को मिला है। आरएलएसपी से वीरेंद्र कुशवाहा जो हैं, देखिए वीरेंद्र कुशवाहा मूलतः रहने वाले भभुआ के हैं, भभुआ से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो वीरेंद्र कुशवाहा जो है वो आकर वहां पे आरएलएसपी से लड़े, और आरएलएसपी उस समय एनडीए में थी, मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो उसके सिंबल पर एनडीए से वीरेंद्र कुशवाहा थे और जदयू से वशिष्ठ सिंह थे। इसके अलावा दोस्तों वहां से शमीम अहमद भी चुनाव लड़े थे। अब शमीम अहमद के बारे में आप जान लीजिए, बहुजन समाज पार्टी, देखिए रोहतास और भभुआ, बक्सर, ये यूपी का सटा हुआ इलाका है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी कहिए या बहुजन समाज पार्टी कहिए, उनका एक इंपैक्ट दिखता है। अब समाजवादी पार्टी में कह रहा हूं तो 2015 में समाजवादी पार्टी से भी एक प्रत्याशी उतरा था। चूंकि रामधनी सिंह का टिकट नीतीश कुमार ने काट दिया था, वशिष्ठ सिंह को दे दिया था, इसलिए रामधनी सिंह तेवर में आकर 2015 में समाजवादी पार्टी से वहां पर चुनाव लड़े थे। हालांकि 55 या 6,000 के आसपास उनको वोट आया था। लेकिन वहां से एक और प्रत्याशी थे दोस्तों, जो अभी आरएलएम ज्वाइन किए हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके भाई संतोष सिंह की मैं बात कर रहा हूं। संतोष सिंह के भाई आलोक कुमार सिंह, जो इस बार फिर से तैयारी कर रहे हैं, कराघर से भी और दिनारा से भी, दोनों सीट से उनकी तैयारी है, बड़े बालू माफिया माने जाते हैं। वो भी निर्दलीय वहां से चुनाव लड़े थे 2015 में। तो आलोक कुमार सिंह जब चुनाव लड़े तो उसमें उनको 27,000 वोट आया था, 27,000 के आसपास में। देखिए मैं राउंड फिगर बता रहा हूं, इसके 2-4-500 वोट आगे पीछे आप कर लीजिए, लेकिन 27,000 के आसपास ही वोट आया था उनको। तो इतने प्रत्याशी लड़ रहे थे। एनडीए से वीरेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी का लड़ रहे थे, वशिष्ठ सिंह जेडीयू से लड़ रहे थे महागठबंधन से, शमीम अहमद लड़ रहे थे, 24,000 वोट ला दिए, आलोक सिंह निर्दलीय लड़के 27,000 वोट ला दिए। खूब पैसा खर्च किया गया था उस चुनाव में, और रामधनी सिंह तो लड़ ही रहे थे लेकिन भद पिट गई थी उनकी। तो वशिष्ठ सिंह जीते, विधायक बने महागठबंधन से। हालांकि बाद में 17 में फिर नीतीश कुमार वापस आ ही गए एनडीए में। तो 20 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, ये बता देते हैं आपको। 2020 में दोस्तों वहां से वशिष्ठ सिंह जो है वो पूरा हाथ पैर मारे टिकट के लिए। हालांकि उस समय जो नीतीश कुमार के आप सचिव हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे टिकट को लेकर टकराव भी हुआ था वशिष्ठ सिंह का। लेकिन फिर भी वशिष्ठ सिंह जो है वो टिकट लेने में सफल रहे जेडीयू से, मतलब एनडीए गठबंधन से। और संतोष मिश्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी से उतर गए, क्योंकि कांग्रेस को वो सीट गई थी, कराघर सीट कांग्रेस पार्टी को गई। तो वहां से एक ब्राह्मण चेहरा को उतारा गया, और वहां से संतोष मिश्रा जीतने में भी सफल हो गए। लेकिन यहां पर एक और पेच है दोस्तों, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। रामधनी सिंह, जिनका मैं तब से जिक्र कर रहा हूं, उनके जो बेटे हैं उदय प्रताप सिंह बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर उतरे और 47,000 वोट काट कर ले गए। 47,000, मैंने क्या कहा कि उस इलाके में कराघर विधानसभा में करीब करीब 40,000 रविदास वोट है और बसपा का बड़ा प्रभाव है। तो 47,000 वोट उदय प्रताप सिंह भी ला दिए, जो रामधनी सिंह के बेटे हैं, और इस कारण वहां पर एनडीए के वशिष्ठ सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा, वो चुनाव हार गए। अब आ रहा है साल 2025 का विधानसभा चुनाव, बस कुछ ही महीने रह गए हैं। खूब पोस्टर चिपक रहे हैं कराघर में, तैयारी चल रही है, एक से एक बढ़कर प्रत्याशी हैं।
जेडीयू देखिए, चूंकि वो जेडीयू का सीट है एनडीए से, तो एनडीए एक बात आपको बता देते हैं दोस्तों, वो सीट फिर कांग्रेस को ही जानी है। जो हमारे पास इनपुट है, कांग्रेस ही वो सीट लड़ेगी और संतोष मिश्रा ही वो प्रत्याशी होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने आरजेडी के सामने साफ शर्त रखा है कि हम वही सीट लेंगे जहां पर हम जीत सकते हैं, जहां पर हमारे जीतने की दावेदारी होगी, वही सीट हम लेंगे। और कराघर तो जीता हुआ सीट है, तो कैसे छोड़ेंगे। तो महागठबंधन की तरफ से तो लगभग फाइनल है कि कांग्रेस ही लड़ेगी और संतोष मिश्रा ही प्रत्याशी होंगे। लेकिन एनडीए गठबंधन में बड़ा घमासान मचा हुआ है, और इसमें एक महिला प्रत्याशी भी है, युवा खूब मेहनत कर रही है, हम उनके बारे में बताते हैं आपको। लेकिन पहले जो और प्रत्याशी हैं उनके बारे में आप जान लीजिए दोस्तों। देखिए, वशिष्ठ सिंह तो खैर हैं ही, उनको तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वशिष्ठ सिंह रेस में नहीं है, विधायक रह चुके हैं, तो इस बार फिर से पूरी तैयारी उनकी चल रही है क्षेत्र में। वशिष्ठ सिंह के अलावा दोस्तों दो और नाम हैं, नाम तो 10-12 नाम है उस इलाके में, लेकिन दो और नाम जो प्रमुखता से चल रहे हैं उनके बारे में बता दें। एक बद्री भगत है, बद्री भगत है तो खूब पोस्टर बैनर चिपकवा रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, और इस उम्मीद में है कि जेडीयू से वो टिकट लेंगे। एक और नाम है दोस्तों दिनेश राय। देखिए, कराघर के लोग जानते होंगे इनको, कराघर क्या, कोचस के लोग, दिनारा के लोग, ससराम के लोग, शिवसागर का जो इलाका है, बक्सर के लोग जानते हैं इन नामों को। लेकिन इन सब के बीच आलोक कुमार सिंह एक बार फिर से कराघर में तैयारी कर रहे हैं। देखिए, दिनारा में भी तैयारी है उनकी, अभी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा वो ज्वाइन किए करीब महीने दिन पहले, उस समय भी चर्चा हो रही थी कि कहां से लड़ेंगे आलोक कुमार सिंह। आलोक कुमार सिंह के भाई बीजेपी से मंत्री हैं संतोष सिंह। तो ये कई नाम हैं, मतलब बद्री भगत कह लीजिए, वशिष्ठ सिंह कह लीजिए, आलोक कुमार सिंह कह लीजिए, दिनेश राय कह लीजिए। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच एक नया चेहरा है जो कोचस से जिला पार्षद भी हैं, रहने वाली मूलतः राजपुर बक्सर की हैं, लेकिन चूंकि उनका विवाह हुआ है कोचस प्रखंड में, तो और पटेल ही हैं, मतलब कुर्मी ही हैं, और बहुत दमदार तैयारी उनकी चल रही है, लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। हम बात करें दोस्तों नीलम पटेल की। अब नीलम पटेल के बारे में आप जान लीजिए, आर्मी स्कूल की पढ़ी हैं और जनता दल यूनाइटेड में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, पटना भी आना जाना लगा रहता है, और टिकट के लिए तो भाई जितने भी नेता हैं, चाहे विधायक रहे हो नहीं रहे हो, दरबार में हाजिर होना ही होना है। तो कई बार पटना में भी उनको देखा गया है, बड़े बड़े प्रोग्राम में देखा गया है, निशांत के साथ भी उनकी तस्वीर है, मतलब नीतीश कुमार के जो बेटे हैं। तो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है नीलम पटेल भी। अब नीलम पटेल के बारे में आप जान लीजिए। देखिए, इनके साथ सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, कराघर विधानसभा से पहली बार हो रहा है कि कोई महिला प्रत्याशी नीलम पटेल जो है वो चुनावी रण में है, मतलब मैदान में उतरी हुई है, कुर्मी जाति से है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो समीकरण है। और देखिए, जेडीयू का एक और जो हिसाब किताब जहां गड़बड़ाता है कराघर में, कि जो नाम मैंने आपके सामने रखे, चाहे वशिष्ठ सिंह कह लीजिए, आलोक सिंह कह लीजिए, बद्री भगत कह लीजिए, दिनेश राय कह लीजिए, इनमें से अगर किसी को टिकट मिलता है तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, बाकी जो बागी प्रत्याशी हैं मैदान में उतर जाते हैं और चुनाव का समीकरण खराब हो जाता है। हालांकि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की नजर भी कराघर सीट पर है, बता दें आपको। चर्चा ये भी है पटना के पॉलिटिकल गैलरीज में कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी कराघर विधानसभा पर नजर बनाई हुई है, क्योंकि आलोक कुमार सिंह वहां से लड़कर 27,000 वोट ला चुके हैं। लेकिन जो हम तक इनपुट है, जेडीयू वो सीट नहीं छोड़ने जा रही है, नीतीश कुमार की पार्टी ही लड़ेगी। और इस बार जो खबर है कि वहां से एक महिला उतर सकती है, और वो महिला जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं कि तैयारी है उनकी जोरदार, नीलम पटेल। तो देखिए क्या होता है, अभी तक तो कुछ वैसा तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं। और कराघर विधानसभा जो 2010 में अस्तित्व में आया, 8वें परिसीमन में अस्तित्व में आया, इस बार हो सकता है कि वहां से एक महिला विधायक वहां से चुनकर बिहार के असेंबली में पहुंच सकती है। तो देखिए, कई प्रत्याशी हैं, मैंने कहा ना कि कांग्रेस से तो क्लियर है कि संतोष मिश्रा लड़ेंगे महागठबंधन से, लेकिन जेडीयू से नीलम पटेल हैं, एक दिनेश राय भी हैं, कई प्रत्याशी हैं, और वशिष्ठ सिंह का तो अपना लॉबी चल ही रहा है। लेकिन जो हमारे पास खबर है, इस बार कराघर विधानसभा से वशिष्ठ सिंह का टिकट कट सकता है, क्योंकि हारे हैं 20 में। और बीते कई दिनों से जेडीयू के अंदर जो चर्चा है कि कई नई प्रत्याशी उतारेगी जेडीयू इस बार। देखिए, जेडीयू के लिए इस बार आर या पार वाली स्थिति है, मतलब कई सीटें ऐसी होंगी जहां पर उसे दाव लगाना है, और नए चेहरे को लाना का एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रही है जनता दल यूनाइटेड कि नए चेहरे, जो युवा चेहरा है, उसको मौका दिया जाए। तो हो सकता है कि कराघर से नीलम पटेल को टिकट मिले। खैर, जो भी होगा वो तो सामने आ ही जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।